वेलकम बैक नवला क्लासेस। तो ये हमारी पेडागोजी ऑफ साइंस की सीरीज़ जिसके अंदर हम यूनिट 4 के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके अंदर हम बहुत सारी डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें, और ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई जो टीचिंग मेथड है वो आ जाता है। तो स्टार्टिंग जब भी आप करें एग्ज़ाम में भी तो एक इंट्रोडक्शन से ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन की वेटेज होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक इंसान है उसकी जो ज़िंदगी है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है, ठीक है, और वो आधी ज़िंदगी तो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में ही निकाल देता है। इसलिए अगर हम बच्चों को ही स्टार्टिंग से स्कूल लाइफ से ही प्रॉब्लम जो को सॉल्व करना सिखा दें तो ये सब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी नेचर ऑफ लाइफ है कि प्रॉब्लम्स को फेस करना ये लिखा जा है। फिर हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक्चुअली में है क्या। तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जो सबसे पहले है वो है रिस्क है। रिस्क ने बोला कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है बेसिकली वो एक इस तरह काम करता है, आप एक प्रॉब्लम को रेज करो और बच्चों के माइंड्स को मजबूर कर दो, स्टिमुलेट कर दो, सोचने में मजबूर कर दो कोई एक अच्छी सी थिंकिंग, ताकि वो प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुँच जाए। फिर जो सेकंड साइंटिस्ट है हमारे जेम्स रॉस, उन्होंने बोला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक एजुकेशनल डिवाइस है जिसके अंदर जो टीचर है और जो पीपल्स यानी कि स्टूडेंट है वो एक साथ अटेम्प्ट करते एक प्लान और पर्पसफुल तरीके से एक्सप्लेनेशन या फिर एक सॉल्यूशन तक पहुंचना। फिर आते हैं हिस ऑबॉर्न एंड हॉफमैन। इन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के एटीट्यूड्स और माइंडसेट पे बहुत इफेक्ट करता है। फिर आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसके काफ़ी करेक्टरिस्टिक है कि ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट मेथड क्यों है जो बच्चों को पढ़ाया जा सके जिसके थ्रू। फिर आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जब भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम दी जाए तो वो जो स्टूडेंट है उस प्रॉब्लम को एज हिज ओन प्रॉब्लम समझे, मतलब वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले, उसको सॉल्व करे, क्यूरियोसिटी के साथ जो है वो उसका आंसर दे, और वो जो एक आंसर तक पहुंचे उसमें वो प्राइड ले, प्राउड फील करे कि वो एक आंसर, एक डिसीजन तक पहुंच जाए। अच्छा, फिर आता है प्रॉब्लम मस्ट स्टिमुलेट द थिंकिंग पावर। मतलब प्रॉब्लम इस तरह की दी जानी चाहिए, उस बच्चे के एज के लेवल के हिसाब से दी जानी चाहिए कि वो उसके अंदर इंटरेस्ट ले। अगर वो उसके इंटरेस्ट के बियॉन्ड है, मतलब वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं फील हो रहा, तो वो जो है पढ़ेगा ही नहीं। फिर आ जाता है प्रॉब्लम मस्ट बी इंटेलिजिबल टू द स्टूडेंट। यानी कि वो ये कि जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो बच्चे को दी जानी चाहिए, और इस तरह की प्रॉब्लम दी जानी चाहिए जो ईजिली अंडरस्टूड हो जाए। अगर प्रॉब्लम ईजिली अंडरस्टूड नहीं होएगी तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगी, तो ये जो मेथड है ये फेल हो जाएगा। फिर आता है फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जब भी हम कोई एक प्रॉब्लम, जो टीचर है वो प्रॉब्लम डिसाइड कर रही है जो बच्चे को देनी है सॉल्व करने के लिए, तो उसका जो मटेरियल है वो बच्चे की एज, कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो इनमें से किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं होता तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, देन दिस मेथड का जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल नॉलेज। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और उससे बच्चे को नॉलेज मिले। मतलब फॉर एग्जांपल इस जैसे कहते हैं ना, इस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चे को समझ भी आए और बच्चा इंजॉय भी करे, बिल्कुल वैसे ही बच्चे एक कंक्लूजन तक भी पहुँचे और बच्चे को वो जो प्रॉब्लम है काफ़ी क्रिएटिव लगे उसको सॉल्व करने में। फिर आता है एजुकेशनल वैल्यू। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल वैल्यू है क्योंकि ये बच्चे की जो रीजनिंग थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट करता है। फिर आता है सेवन, दैट प्रॉब्लम मस्ट बी स्टेटेड इन क्लियर एंड डिफाइंड टर्म। मतलब प्रॉब्लम जो है उसको इन डिटेल समझाया जाए ताकि बच्चा जो है एक सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच सके और विद इंटरेस्ट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर प्रॉब्लम इन डिटेल नहीं समझाई जाएगी, बच्चे को मे बी शायद समझ ना आए, लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट लगे, या फिर उसको पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। फिर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी पुट इन द राइटिंग। मतलब जब भी बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से डिस्कशन करके, थिंकिंग करके फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचे, तो वन बाय वन डिस्कशन करने के बाद उसको ज़रूर ऐसा बोला जाता है कि वो राइट डाउन करे उस प्रॉब्लम के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो जो भी डिस्कशन के मेन पॉइंट्स हैं और जो फाइनल कंक्लूजन है। मतलब रिटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मेथड के अंदर। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं स्टेप्स के बारे में। मतलब क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को करवाने के लिए, टीचर एंड स्टूडेंट बाय बोथ। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम को एक नेचुरल तरीके से बताया जाएगा, यानी कि टीचर जो है उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम डिसाइड करेगी और वो प्रॉब्लम जो है बच्चे को एक ईजी और एक्सप्लेनेटरी वे में प्रेजेंट की जाएगी। अच्छा, जो टीचर है वो कैसे सिलेक्ट करती है कि बच्चों को प्रॉब्लम कैसे देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड इंटरेस्ट।
तो सबसे पहले टीचर जो है एक उनके प्रिस्क्राइब कोर्स के मतलब उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढेगी जिसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो टॉपिक ढूंढेगी वो उनके कैपेसिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से होना चाहिए, आउट ऑफ द रेंज नहीं होना चाहिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, उनके कोर्स के साथ साथ तो ये मतलब उनके सब्जेक्ट के से रिलेटेड तो हो ही हो, और वो थोड़ी बहुत एक्चुअल लाइफ से भी रिलेटेड हो, ताकि वो अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ करके एक मैक्सिमम आउटपुट निकाल के आ सके। तो हमारा एम यही है कि एक मैक्सिमम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है बच्चे नए नए तरह के जो फैक्ट्स हैं रियल लाइफ के वो उस प्रॉब्लम में अप्लाई करें। फिर बात आता है प्रॉब्लम जो टीचर ने डिसाइड करी और बच्चों को अलॉट कर दी, उस प्रॉब्लम को समझने में कैसे हेल्प करना है। तो जो प्रॉब्लम का जो ऑपरेशनल एरिया वो क्लियरली आउटलाइन होना चाहिए और जो अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए, और सब कुछ क्लियर तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करना जाना चाहिए। और वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा वो भी टीचर ही बताती है स्टार्टिंग में, जो उसको हेल्प करने के लिए एक सही डायरेक्शन में। अच्छा, जो डाटा कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा जो है वो कहीं से भी कलेक्ट किया जा सकता है, लाइब्रेरी, बुक, ऑब्जर्वेशन, बट मेक श्योर किया जाए जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कोर्स से और उनके जो रियल लाइफ से थोड़ा बहुत रिलेट करे, ताकि जो इस मेथड का जो मेन मोटिव है वो अचीव किया जा सके। अच्छा, जो स्टूडेंट है वो स्पेशली साइंस के, वो उनको काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल कोई प्रैक्टिकली है, जैसे कोई अपरेटस वगैरह यूज़ करके, जैसे स्केल या इस तरह की चीज़ें यूज़ करके, या लैब का कोई अपरेटस यूज़ करके वो आंसर निकाल रहे, तो मेक श्योर कि कोई मैकेनिकल एरर ना हो, और अगर वो जैसे सिंपल भी अगर वो डिस्कशन करें तो पर्सनल लेवल पे भी कोई खास एरर ना आए, स्पेशली डाटा कलेक्ट करते हुए। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब है एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस, टेंटेटिव मतलब एक टेम्परेरी जो सॉल्यूशन होता है, जिसको हम प्रोबेबल सॉल्यूशन बोलते हैं उस प्रॉब्लम का, वो फाइंड करते हैं। फिर आता है प्रेडिक्शन ऑफ अदर ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, मतलब जिस हमने हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम फाइनल हाइपोथेसिस यानी कि फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं कि क्या भाई हमारा ये आंसर सही है या नहीं। फिर आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेडिक्टिव फिनोमेना, कि जो हमने आंसर प्रिडिक्ट कर लिया है उसका फिर टीचर डिसाइड करेगी वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, कि इसको एक्सेप्ट किया जाए इन प्रिडिक्शन को या रिजेक्ट किया जाए। और लास्ट एक ड्राइंग कंक्लूजन, कि फाइनली जब बच्चों ने हाइपोथेसिस दे दी, टीचर ने एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, तो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या वो सही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं या नहीं। तो कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं, और नेगेटिव रिजल्ट है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार ना ही अप्रूवल होता है ना ही डिसअप्रूवल होता है, तो हम रादर दैन कि हम कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट को ऑब्जर्व करें, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के काफ़ी एडवांटेज भी है। सबसे पहला एडवांटेज है कि प्रॉब्लम जो है हमारी रियल लाइफ के रिलेटेड होती है, तो अगर रियल लाइफ में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उससे हम कभी डरेंगे नहीं और सक्सेसफुली जो है हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा, बच्चे को क्योंकि हम सोचने में मजबूर कर रहे हैं, उसकी लॉजिकल और क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो काफ़ी शार्प हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और वो सेम चीज़ें रियल लाइफ में अप्लाई करनी स्टार्ट कर देता है। अच्छा, कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द टॉट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा एक ऑटोमेटिकली वो क्या कहते हैं एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर ना जो बच्चा है वो टीचर की प्रॉपर गाइडेंस को सीख करता है और एक सही डायरेक्शन में जाता है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कि जो नॉलेज है बहुत ईजिली गेन कर लेता है बच्चा। बच्चे को प्रॉब्लम दी, उसने थिंक करा, फिर फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचा, तो उसने रियल लाइफ से भी रिलेट कर लिया और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो ये काफ़ी नॉलेजेबल मेथड माना जाता है। इससे जो है बच्चे मोटिवेट होते हैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ने में, कि अच्छा ये टॉपिक उनको कोई दिया XYZ टॉपिक, फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर अच्छा तो मतलब एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, तो नई नई चीज़ें को जानने की मोटिवेशन मिलती है और वो बच्चा प्रॉब्लम से नहीं डरा। फिर आता है साइकोलॉजिकल मेथड। इस मेथड को साइकोलॉजिकल या फिर चाइल्ड सेंटर्ड या प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेथड बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा पूरी तरह एब्जॉर्व हो जाता है, पूरी तरह अपना ध्यान लगा देते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और जो कि एक अच्छी बात है कि जब बच्चा एफर्ट लगा रहा है तो जो रिज़ल्ट है जो वो याद कर रहा है दैट इज़ मोर परमानेंट। अगर वो उसको खाली लिखा लिखा याद करवा देंगे तो वो रट्टा मारना होगा एंड वो कोई परमानेंट मेमोरी नहीं होगी। यहाँ पर बच्चे ने खुद सोचा, समझा और एक कंक्लूज़न तक पहुँचा, तो यहाँ पर जो बच्चे ने सीखा है इज़ मोर परमानेंट।
अच्छा, टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम की काफ़ी सारी प्रॉब्लम, जैसे कि होमवर्क वगैरह, इनडिसिप्लिन जैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि बच्चा यहाँ खुद सोच रहा है और खुद थिंक कर रहा है, तो इसमें होमवर्क और ऐसे देख के लिखने वाली प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, क्योंकि एक वो जो डाटा उसने समझा, उसको उसने एक्सप्लेन करा, एक कंक्लूजन तक पहुंचा, तो इसमें ट्रुथफुल एंड और ऑनेस्टी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम होमवर्क जैसे असाइनमेंट्स की बात करें, तो उसके अंदर इतनी ऑनेस्टी या ट्रुथफुलनेस नहीं रहती, क्योंकि बच्चे एक बार एक दूसरे का देख के लिख लेते हैं और इतना दिमाग नहीं लगाते। बट हाँ, यहाँ पर इसको साइंटिफिक एटीट्यूड बोला गया, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद सोचने में मजबूर हो रहे हैं और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, जैसे कि सबसे पहला है मैकेनिकल बिहेवियर। जैसे कि स्टूडेंट को ना बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू होके जाना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, फिर हाइपोथेसिस, फिर मतलब अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंचना, जिसको हम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हर हाइपोथेसिस को फिर चेक करना, फिर एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल के लिए कोई प्रॉपर बुक नहीं है। टीचर्स को बहुत सारे मटेरियल्स के थ्रू सर्च करके एक प्रॉब्लम ढूंढ के लाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत थिंकिंग वगैरह है, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रहे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होता है टीचर के लिए, मटेरियल कलेक्ट करना और सही सॉल्यूशन लेके आना। और कई बार सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है। तो और इसी का जो डिसएडवांटेज, जब हमने फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करा है, जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बच्चे जो होते हैं उस प्रॉब्लम से बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट उनका हट जाता है, और जैसे ही बच्चों का इंटरेस्ट हटेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जो एम है वो ओबे नहीं किया जाएगा। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, डिससेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ फेलियर, कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चा फेल हो गया, कि वो आंसर ढूंढने में इनकैपेबल हो गया, तो वो थोड़ा काफ़ी डिसहार्टेंड, डिसमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड, या उसको अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अच्छा, इस मेथड का एक नुकसान ये प्रैक्टिकल वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब कुछ ऐसा कि ना, मतलब हमेशा कुछ प्रैक्टिकल, तो बच्चे के अंदर रहता है कि हाँ, वो तो हमेशा कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल वे से ही सीख सकता है। तो बच्चे को ये समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो थियोरेटिकल भी सीखी जा सकती हैं। ये मेथड बार बार बच्चे से कराने से ना, बच्चे को लगता है कि साइंस कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लेबॉर्ट्री में ही कर सकते हैं, रियल लाइफ जो है क्लासरूम में नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड है। कॉस्ट मेथड है, क्योंकि हाँ, कॉस्टली तो है, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी लैब्स चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, अच्छी क्वालिफाइड बुक्स वाली रिच लाइब्रेरीज चाहिए, और ऑब्वियसली जो टीचर होनी चाहिए वो भी क्वालिफाइड और ट्रेंड होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस, ताकि बच्चों को एक सही डायरेक्शन में गाइड किया जा सके। फिर आता है हमारा लास्ट डीमेरिट, दैट इज़ प्री सपोजिशन नॉट करेक्ट। मतलब जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं ना कि वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ये जो मेथड है सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता। ये मेथड खाली उन फ्यू बच्चों पे अप्लाई हो सकता है जिनके अंदर थोड़ा क्रिएटिविटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट लेते हैं, और ज़्यादातर जैसे जो गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके लिए है। बाकी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा जो है वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो हाँ, इसकी कुछ मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो बच्चा जब कुछ सोच के, याद करके, सॉल्व करके कुछ सीख रहा है, तो दैट नॉलेज इज़ मोर परमानेंट, और ये बेस्ट मेथड माना जाता है इन केसेस ऑफ साइंस। अच्छा, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो थैंक यू।